मैं हूं उर्वशी कपूर और हमारे साथ जुड़े हैं आज दो खास मेहमान जिन पे हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। मैं अपने एक्सपर्ट्स का परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवेंदु गौड़, जो एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है। और हमारी दूसरी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ी है वो है डॉक्टर मनीषा गौड़, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों एक्सपर्ट्स का मैं स्वागत करती हूँ। जी, मैं हूँ आपकी को होस्ट संयुक्ता बैजल और अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर नवेंदु से कि यूजुअली डिप्रेशन के बारे में लोगों को काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल संयुक्ता जी, ये मुझे बहुत हर्ष का विषय है कि आज दैनिक जागरण पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया गया है डिस्कशन के लिए। और डिप्रेशन आज के तारीख में अगर देखा जाए तो महामारी का रूप लेने लगा है। और हिंदुस्तान में अगर 2015 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो लगभग 20 में एक जने को डिप्रेशन का लक्षण रहता है हिंदुस्तान में। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। डिप्रेशन में मानसिक अवसाद एक ऐसा रोग है जो हमारे मन की गहराइयों को छूता है और तरह तरह के लक्षण उसमें नजर आते हैं। ये मात्र एक जस्ट लो फीलिंग नहीं है, जैसा कि आमतौर पर कहते हैं यार मैं बहुत लो डिप्रेशन कर रहा हूँ। डिप्रेशन इतना सहज नहीं होता। डिप्रेशन आता है, भविष्य में रहता है और हमारे जीवन के रोजमर्रा के गतिविधियों को अफेक्ट करता है। डिप्रेशन के लक्षण भी बहुत ऐसे हैं जो जल्दी से पकड़ पाना मुश्किल है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि रोगी बहुत उदास महसूस करता है और उसको शरीर में ऊर्जा का एहसास नहीं रहता है। उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता है। मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं घर करते रहती है। उसको भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है। खुद को लेके हौसला खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं, आई एम वर्थलेस, आई एम हेल्पलेस एंड देयर इज लॉट ऑफ होपलेसनेस। ये तीन चीजें जो है कैरेक्टरिस्टिक है डिप्रेशन की। इसके अलावा कई कुछ और जैसे कि नींद आना, भूख न लगना, रोजमर्रा की गतिविधियां उसकी अफेक्ट होती है। काम काज में मन नहीं लगता, शरीर बहुत ही ढीला भारा और थकान में रहता है। तो इस तरह के कई लक्षण जो है डिप्रेशन में आते हैं। और सिर दर्द, पेट में गड़बड़ियाँ, ये भी घबराहट, ये भी काफी आम देखने में आते हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल है, मेरा सवाल है डॉक्टर मनीषा से। डॉक्टर मनीषा, आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण हो सकता है कि छोटे बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन हो रहा है। उर्वशी, आज इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही अच्छा है। छोटे बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बहुत ज्यादा देखने में आई है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भागदौड़ की जिंदगी आज हम लोग सब जी रहे हैं। आज परिवार में आपस में लोगों के पास जो एक दूसरे के लिए समय नहीं है, उसके कारण माता पिता, परिवार जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो बच्चों को देने के लिए भी समय नहीं है। और उस अभाव के कारण जहाँ घर में लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ घर में पेरेंट्स के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, बच्चे अकेला फील करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े देख रहे हैं या सामाजिक झगड़े देख रहे हैं। उस वजह से बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन देखने में आता है। एक कारण होता है कि उसके जो बेसिक रीजंस होते हैं, तो वन रीजन इज कि फैमिली के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सेकंड रीजन इज जो सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंसेस वो देखते आ रहे हैं। थर्ड रीजन इज कि उनके अंदर जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि मान लीजिए परिवार में ऑलरेडी अवसाद से कोई ग्रसित है, डिप्रेशन से अगर कोई ग्रसित है, तो डिप्रेशन जेनेटिकली बच्चे के अंदर दिखाई दे सकता है।
फोर्थ रीजन कैन बी कि बायोकेमिकल चेंजेस अगर बच्चे के अंदर आ रहे हैं और बच्चे के जो रीजंस हो सकते हैं कि उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और उस एनवायरमेंटल स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट उसको मिल रहा है और उस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट की वजह से बच्चा खुलकर अपनी बात कह नहीं पा रहा है, मन ही मन घुटता जा रहा है, स्कूल के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं है, फ्रेंड्स के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं है, पीयर ग्रुप प्रेशर उसको दिख रहा है। तो देयर सो मेनी फैक्टर्स, या अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा भी आजकल अपनी बात खुलकर कह नहीं पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर पेरेंट्स ये चीज देखते हैं कि बच्चा चुपचाप बैठा है, गुमसुम बैठा है, बात नहीं कर रहा है, या ज्यादा गुस्सा कर रहा है, या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या उसकी भूख ज्यादा लग रही है, या फिर कम खा रहा है, या फिर वो आक्रोश में ज्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अपना पढ़ाई में ध्यान उसका मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज के अंदर, जी तो ये सारे सिम्टम्स ज्यादातर जो बड़ों में देखने में आते हैं बच्चों में भी देखने में आते हैं। दीज आर द बेसिक रीजंस कि चाइल्डहुड डिप्रेशन देखने में आता है। जी हम जैसे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि चाइल्डहुड बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी उम्र के इंसान में डिप्रेशन हो जाता है। इससे ही जुड़ा सवाल है जो मैं डॉक्टर नवेंदु से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हम कैसे मतलब डायग्नोस कैसे होता है कि किसी को डिप्रेशन है? क्या सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? कैसे पहचाने कि दैट पर्सन इज डिप्रेस्ड? देखिए, डिप्रेशन के लिए आमतौर पर कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, ये एक हमारी लिमिटेशन भी कह लीजिए, लेकिन इसके लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं और लक्षणों के आधार पर ही इसका निदान होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी इंसान में, किसी महिला में हो रहा है कि उसका मन नहीं लग रहा है, मन बहुत उदास रह रहा है और उसको नींद में दिक्कत आ रही है, सो नहीं पा रहा है, घबराहट बहुत ज्यादा है, बेचैनी बहुत ज्यादा है, खाना पीना नहीं हो पा रहा है, भूख बिल्कुल मन नहीं लगता है, पति पत्नी के आपस में संबंध नहीं बन पा रहे हैं, और आदमी अपने काम में, जो भी उसका काम है, चाहे वो स्टूडेंट है, अगर अपना तो पढ़ाई लिखाई में अपना फोकस नहीं कर पा रहा है और उसका मन नहीं कर रहा है, दफ्तर जाने का मन नहीं कर रहा है, छुट्टी लेके बैठा है, और इस तरह की महिला है, घर गृहिणी है, अपने घर के कामकाज में जो वो बड़े चाव से मन लगा के हमेशा किया करती थी और अब नहीं कर पा रही है, तो ऐसे ही लक्षणों से हम निदान करते हैं कि कोई रोगी जो है वो अवसाद से पीड़ित है या नहीं। खास बात यह है कि ये लक्षण आए और गए नहीं होते, ये आते हैं और काफी समय से रह रहे होते हैं और जीवन को काफी हद तक अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद ही इसका निदान डिप्रेशन के तौर पे, अवसाद के तौर पे किया जाता है। जी तो क्या होता है यूजुअली कि काफी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कंपटीशन के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें भी एक तरीके का मेंटली हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा सवाल डॉक्टर मनीषा से है कि क्या हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रगल टू सर्वाइव एमिडस्ट टफ कंपटीशन या फिर कोई एग्जाम है तो? एग्जाम और कंपटीशन जब होता है so it really becomes difficult for students and those people जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर वो लोग परेशान हैं, जनरली उसके दो रीजंस होते हैं। इधर दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, दूसरा जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। सो वेल प्रिपेयर्ड होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी एग्जाम सीजन चल रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि टाइम मैनेजमेंट और वेल प्लान कर लें, अपने आप के लिए स्मॉल गोल्स फोकस करके रखें कि अपने टाइम को मैनेज करें और गोल्स स्मॉल टारगेट्स करें ताकि उसको इजीली अचीव करके रखें। अगर वो बड़े टारगेट्स रखेंगे, उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इट इज अ मोर ऑफ अ साइकिल, अ चेन, स्ट्रेस गेट्स यू मोर स्ट्रेस। और जब हम स्ट्रेसफुल, और इस एग्जाम टाइम में एवरी स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट स्ट्रेस, फ्रॉम दैट डिप्रेशन, फ्रॉम दैट एंजाइटी। जब सारे लोग ही एंजाइटी से सफर कर रहे हैं तो एंजाइटी इज कंटीजियस, हम अपनी एंजाइटी दूसरे स्टूडेंट को दे रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट से अपनी एंजाइटी ले रहे हैं। इन दैट केस अगर हम अपनी एंजाइटी वाली स्टेट के अंदर किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो हम अपनी एंजाइटी
कम करने के बजाय ज्यादा कर रहे हैं। सो इट इज बेटर कि एंग्जाइटी वाली स्टेट में दूसरे से, सामने वाले से बात करने के बजाय हम उस व्यक्ति से बात करें जिसके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दैट इज, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप टीचर से कंसल्ट करिए रादर देन कंसल्टिंग योर फ्रेंड्स। तो स्मॉल गोल्स रखिए ताकि आप उसको अचीव कर पाए, और अपने प्रॉब्लम्स को टारगेट इकट्ठा करके और उनको टीचर्स से सॉल्व करिए रादर देन कंसल्टिंग योर फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स ये नहीं बोले अरे मुझे भी नहीं आता। जहां आप ये सुन लेंगे मुझे भी नहीं आता, यू विल ऑल्सो लर्न दैट लर्नड फॉरगेटफुलनेस। इट इज अ लर्नड फॉरगेटफुलनेस। आप भूले नहीं है, पर सामने वाले को सुनकर उसकी एंग्जाइटी आप ले लेते हैं और आप भूल जाते हैं चीजों को, यू टेंड टू फॉरगेट। सो अवॉइड दिस। एंड one important thing what I would like you to I would want to focus is कि रात को सोने से पहले कभी भी अपनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं सोना चाहिए, बिकॉज नाइट टाइम से पहले जो भी टाइम आप लेते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका जो इजी टास्क होता है, विजुअलाइज दैट टास्क so that you get a good sleep. Good sleep is very important because रात को अगर आपकी sleep fresh रहेगी, your brain will work better and will help you to memorize your things better and will function better, जिससे आपकी learning improve होगी and which will reduce your stress, which will reduce your anxiety for the other day. So that is very important. राइट। सो डॉक्टर मनीषा ने काफी अच्छे टिप्स शेयर किए, ना कि स्टूडेंट्स के लिए बट पेरेंट्स के लिए भी ये टिप्स हो सकते हैं और उनको ध्यान देना चाहिए इन बातों का। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर नवेंदु से। डॉक्टर नवेंदु, सिंस आप इस फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, सो आप हमें ये बताइए कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। हमने सुना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, तो आप हमें इस पे थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। डिप्रेशन जो है कई प्रकार का होता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, गंभीरता के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, वो उसके कारणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जैसे गंभीरता के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है वो है कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का गंभीरता के आधार पे जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है कि लक्षण कितने हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, उसके आधार पे। इसके अलावा महिलाओं में जैसे कारण के आधार पे होता है, जैसे मान लीजिए महिलाओं में काफी हार्मोनल चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। कुछ महिलाओं में जो है माहवारी मेंसेस के दौरान लक्षण उभरते हैं, कुछ में प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण उभरते हैं, कुछ में प्रेगनेंसी के जस्ट बाद लक्षण उभरते हैं पोस्टपार्टम पीरियड में, कुछ में मेनोपॉज जब माहवारी रुक जाती है उसके बाद लक्षण उभरते हैं। तो ये कारणों के आधार पर पोस्ट मेनोपॉजल है, पोस्टपार्टम है, वो कारण हो जाते हैं, या प्री मेंस्ट्रुअल है, इस तरह का डिप्रेशन है। इसके अलावा सीजन के आधार पे भी होता है, कई बार कुछ लोगों में सीजन चेंज के आधार में जो है डिप्रेशन के लक्षण उभरते हैं, तो वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है। इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग कारणों के आधार पे होता है। कुछ लोगों में ये स्पेसिफिक रीजंस के चलते ऐसा होता है, जैसे जो नशे के आदी लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन बहुत आम है। तो नशा एक बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का, और उसमें कई लोग जो है अवसाद में चले जाते हैं। इसके अलावा हालात के आधार पर भी होता है कि जीवन में कोई बड़ी घटनाक्रम अगर घट रहा है, किसी का ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है, या एग्जाम्स हुए हैं अच्छे नहीं हुए, कोई फेलियर सामने आया है, तो इवेंट के आधार पर भी जो है डिप्रेशन के जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवसाद या डिप्रेशन जो है वो हमेशा कारण के बाद ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अमूमन ये बिना किसी कारण के घटित हो जाता है, इंसान को डस लेता है। यानी कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि घर में किसी की डेथ हुई हो, मौत हुई हो, किसी को कोई फेलियर हुआ हो, नफा नुकसान हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। बैठे बैठाए सब कुछ अच्छा है और डिप्रेशन घर कर लेता है। रिसेंटली हमने देखा जो हमारे क्रिकेट कप्तान हैं विराट कोहली जी, उन्होंने स्वीकारोक्ति करी कि उनको भी डिप्रेशन हुआ। वो सफल इंसान है, पूरी तरह सफल है, पैसे से देखें, नाम से देखें, काम से देखें, हर तरह से सफल है, लेकिन फिर भी उनको डिप्रेशन ने घेरा। तो इस तरह से डिप्रेशन किसी को भी घेर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी हो, कितने भी पैसे वाला हो, या किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो। डिप्रेशन हमने से किसी को भी हमारे अंदर घर कर सकता है। जी,
तो क्योंकि हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो काफी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, लोग एंग्शियस हो जाते हैं, स्पेशली जॉब इंटरव्यू के टाइम पे एंजाइटी बहुत कॉमन है। तो मेरा सवाल डॉक्टर मनीषा से है कि क्या टिप्स देना चाहेंगी आप कि जॉब इंटरव्यू की जो एंजाइटी होती है उससे कोप अप करने के लिए? एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप आई वुड वांट ऑल द पीपल हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जो लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू विजुअलाइज थिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस होता है दैट इज वेरी पावरफुल। हम जो भी चीजें अपने सबकॉन्शियस में रखते हैं दैट हेल्प्स अस टू थिंक एंड वर्क फॉर इट। तो सब एक सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, सक्सेस विजुअलाइजेशन हम जिसको बोलते हैं, तो जो लोग भी जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, सो आई ऑफन आस्क माई क्लाइंट्स ऑल्सो, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डील करने की बात करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप उसके बारे में अगर इमेजिन करने लगते हैं पॉजिटिवली, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसी तरह से जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एंड इफ यू गिव 20 मिनट्स, स्पेशली अगर वो 20 मिनट्स आप रात को देते हैं, अभी मैंने स्टूडेंट्स को भी ये टिप दी थी, तो जो लोग जॉब इंटरव्यू जिनका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगर वो रात को 20 मिनट्स बैठकर शांति से सोने से पहले अपने जॉब इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं और वो डील कर रहे हैं उससे, कि उनसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों के जवाब वो पॉजिटिवली हैंडल कर पा रहे हैं, उसके जवाब वो दे पा रहे हैं, किस तरह से प्रश्न उनसे किए जाएंगे और उसके वो उत्तर दे पा रहे हैं, और सिर्फ उत्तर ही नहीं दे पा रहे बल्कि अपने लिए उस परिस्थिति में, उन सवालों में कुछ सवाल अपने जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके लिए भी रख पा रहे हैं। तो वो विजुअलाइजेशन उनके सबकॉन्शियस को और स्ट्रॉन्ग करेगा, विच विल हेल्प देम टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, विच विल हेल्प देम टू फेस द इंटरव्यू इन अ बेटर वे, एंड विच विल हेल्प देम कि सबकॉन्शियसली उनको इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस वक्त उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एंड दे विल बी रादर मोर सक्सेसफुल। मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम इंटरव्यूअर्स के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, तो इंटरव्यूअर ये देखता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ जवाब देना नहीं आता है, बल्कि ही हैज मोर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, कि इसका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी जानने की क्यूरियोसिटी इसके अंदर है। अनदर थिंग व्हाट आई वुड टेल दोज पीपल, इंपॉर्टेंट टिप इज कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से एंग्शियस हैं एंड आपको लगता है कि जिस वक्त आपके पास सवाल आ रहे हैं और आप भूल जाते हैं, सो डोंट वरी, वाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप अपने नोट्स कॉपी में ले सकते हैं। और जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप अपने नोट्स क्यों कर रहे हैं कॉपी में, अपने क्वेश्चंस जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं आप नोट्स क्यों कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज टेल देम कि मेरी हैबिट है कि मैं जो भी चीजें आपको जवाब देता हूँ, तो इट इज ऑन मी कि मैं उन सब चीजों को लिखकर उसके बारे में समझकर और उसके बाद जवाब देना उचित समझता हूँ। तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग डाउन योर नोट्स, वर्किंग ऑन देम एंड रिस्पॉन्डिंग। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। इट इज बेटर टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड रादर देन इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग। सो ऑलवेज कीप अ काम, वेल प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जरूर साथ लेकर जाइए, वॉट एवर जहां भी आप जा रहे हैं उसका वेयर अबाउट आपके पास पूरा होना चाहिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। गुड। सो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर नवेंदु से। जैसे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने जाना कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी को अगर डिप्रेशन है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाए? आज 2021 की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के इलाज के बहुत सारी सुविधाएं अब हमारे पास उपलब्ध। तो आमतौर पे धारणा रहती है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो लोगों में आम धारणा है कि वो ठीक नहीं होता है, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत ही अच्छे इलाज के साधन उपलब्ध हैं, दवाइयाँ एक से एक बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दवाइयों के अलावा, गोलियों के अलावा भी कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन अब अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन एक नई तकनीक है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक नई तकनीक है। ये काफी असरकारक तरीके हैं जिनसे हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। और एक बहुत लंबे अरसे से जो हमारे पास उपलब्ध है वो इसीलिए है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉक थेरेपी के नाम से ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि बहुत ही सेफ और कारगर पद्धति है इलाज की, हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। दवाइयों की जहाँ तक बात करें तो आजकल जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो काफी सेफ है, उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं और मरीज लेने के बहुत जल्द जो है
उसमें सुधार आने लगता है। पहले ऐसा होता था कि 2-4 महीना लग जाते थे, आजकल बहुत कम समय में ही अच्छा असर देखने को मिलता है। 2 हफ्ते में सुधार आने लगता है। तो कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, सेफ है जो कि, तो डरने का कोई उसमें शंका हमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी अच्छे दवाइयाँ और इलाज की तकनीकें उपलब्ध हैं। तो इन तकनीकों के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति जो कि डिप्रेशन से ग्रसित है, वो इलाज ले सकता है, आगे आए और इलाज ले, और उसको ये काफी अच्छी संभावना है। 70-80% संभावना ये है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दवा का नियमित सेवन ही उसको मदद करेगा। दवाओं का सेवन जो है वो साल भर लगभग लेना होता है लोगों को। तो वो अगर नियमित लेंगे तो डिप्रेशन के दोबारा होने की संभावनाओं को भी कम कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी संभावनाओं, जो कि रोग है, किसी इंसान को साल में 4 बार भी बुखार आता है और नहीं आता तो सालों नहीं आता है, वैसे ही डिप्रेशन भी है, किसी को दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी संभावनाओं को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं प्रॉपर इलाज और नियमित इलाज के जरिए। ये जी, डिप्रेशन के बारे में जितनी भी बात करें, मैं रोकना चाहूंगी उर्वशी आपको, उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसा एक क्रूशियल टॉपिक है। लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसके लिए मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपनी मेंटल फिटनेस का भी पूरा पूरा ध्यान दें। और हमारे दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आज जुड़े। और इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते मंगलवार को दोपहर 12 बजे जागरण डायलॉग पे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के साथ। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।